चलिए, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, आवाज आ रही है क्या? सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। भाषा ठीक। देखिए, रीजनिंग और मैथ्स का पूरा जो सिलेबस है वो डील करेंगे अपन। तो एक बार एक ओवरव्यू पूरा देखते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। पूरा मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, पूरा रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से अपन को पूरा आगे बढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़ा है। और एडीआई परीक्षा की अगर बात करूं, अगर मैं एडीआई परीक्षा की बात करूं तो बहुत बड़ा सिलेबस भी है। अगर मैं एडीआई परीक्षा की बात करूं तो सिलेबस बहुत ही बड़ा है। सहायक संचालक, उद्योग और प्रबंधक, तो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन वेटेज भी बहुत ही बड़ा है। आप सभी को पता होगा, जैसे अगर मैं एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं जो कि एडीआई परीक्षा के लिए दिया गया है, आप सभी को पता ही होगा कि एक ही पेपर होने वाला है। एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा जहां पर कुल पूछे जाएंगे 150 प्रश्न। जहां पे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब 200 नंबर का, सॉरी ये 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर गलत उत्तर आप टिक करते हैं तो आपका 0.66 माइनस होगा। स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो ये चीजें आप जानते ही होंगे कि एक ही पेपर होने वाला है जहां पे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। सही उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो 2 का 1/3 मतलब कि 0.66 के लगभग आपका माइनस हो जाएगा। समय आप देखेंगे तो 3 घंटे का समय है, 3 घंटे का, तो समय पर्याप्त है 3 घंटे का। अब अगर बात करूं, ये पहला चरण होगा आपका, पहला चरण जो कि लिखित परीक्षा का होगा। 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 300 नंबर के। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दे रहा है, गलत के लिए 0.66 माइनस कर रहा है। 3 घंटे का समय है। अब ये वाला पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप आएंगे दूसरे चरण में, जो कि होगा इंटरव्यू का चरण। तो दूसरा चरण जो है वो इंटरव्यू का चरण है, जहां पे 30 अंकों का इंटरव्यू होगा। 30 अंकों का, 30 अंकों का इंटरव्यू होने वाला है। जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना बच्चे जो है वो लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना। जैसे अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दूं तो 30 पद अगर हैं, 30 पद अगर हैं तो आपको पता है कि प्री में बैठने वालों की संख्या, जो मतलब जो इसका प्रारंभिक चरण होगा उसमें बैठने वालों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। जो भी शैक्षणिक योग्यता को फुलफिल करते हैं, जो भी एज क्राइटेरिया वगैरह को फुलफिल करते हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो सारे बच्चे ये जो प्रारंभिक चरण है इसमें बैठेंगे। जहां पे लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बोलने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अब पेपर ऑफलाइन मोड में होगा कि ऑनलाइन मोड में, वो आपको कुछ दिन पहले ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है ऐसा। तो ऑफलाइन मोड में भी पेपर हो सकता है, ऑनलाइन मोड में भी पेपर हो सकता है, मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है। दोनों ही ठीक है, ऑफलाइन मोड में भी चलेगा एग्जाम, ऑनलाइन मोड में भी आपको सुविधा ही मिलेगी। तो एग्जाम दोनों में से किसी एक मोड में होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न के साथ में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। कोई एक प्रश्न के साथ में आपको 4 ऑप्शंस दे रहा है, 4 में से कोई एक करेक्ट होगा। तो जितने भी बच्चे बैठेंगे, मान लीजिए लाख सवा लाख बच्चे जो भी बैठेंगे, मान लीजिए लाख सवा लाख बच्चे जो भी बैठेंगे, उसमें से आप देखेंगे, वैसे इतने ज्यादा फॉर्म भरे नहीं जाएंगे क्योंकि विभागीय परीक्षा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो इसमें इंजीनियरिंग वालों को बोला है, पीजी वालों को बोला है, पीजी में भी सारे विषय कंसीडर नहीं किया है, एमबीए वालों को बोला है। तो लाख फॉर्म तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को कि लाख फॉर्म मुश्किल ही जाएगा, क्योंकि और हो भी सकता है कि बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि लाख फॉर्म जा भी सकते हैं, लेकिन संभावना 1 लाख फॉर्म की कम ही है, क्योंकि
बहुत सारे बच्चों को तो फॉर्म भरने में ही दिक्कत आई है, जो आधार कार्ड का इशू हुआ था, डिजी लॉकर से जो मैच नहीं हो पा रहा था डेटा, उस वजह से भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वैसे डेट बढ़ाई गई है फॉर्म भरने की, लेकिन 1 लाख फॉर्म भरे जाने थोड़े से मुश्किल ही लग रहे हैं, विभागीय परीक्षा है। जितने भी बच्चे प्री में बैठेंगे, प्री मतलब प्रारंभिक चरण बोल रहा हूं मैं, जितने भी बच्चे ये प्रारंभिक चरण में बैठेंगे, प्रारंभिक चरण में कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो जितना पोस्ट है उसका 3 गुना बच्चे। अगर 30 पोस्ट है तो इसका 3 गुना, आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, 30 पोस्ट का 3 गुना मतलब 90 बच्चे जाएंगे कहां पे, इंटरव्यू में। इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, तो 300 का लिखित परीक्षा हो गया और 30 का इंटरव्यू हो गया। 330 नंबर में मेरिट लिस्ट तैयार होगा, 330 नंबर में। बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा पद है, क्योंकि क्लास 2 का पद है, लेवल 12 का पद है, डिप्टी कलेक्टर के बराबर रैंक का पद है ये। और यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि आपको एक ही पेपर देना है प्रारंभिक चरण में, ना 2 पेपर देने हैं, ना मुख्य परीक्षा जैसा कुछ होना है इसमें, बस एक ही पेपर आपको देना है। उसके बाद सीधे आप इंटरव्यू में आएंगे और इंटरव्यू का भी नंबर 30 ही दिखाई दे रहा है आपको, तो 330 में बनेगा मेरिट लिस्ट। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, आप सभी को पता ही है स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई जो कि आप सभी जानते ही हैं। बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या रखा गया है। ये जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 150 प्रश्नों में देखिए 50 प्रश्न तो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ जीएस के पूछे जाएंगे, एकदम स्पष्ट कर दिया गया है, सीजीजीएस। 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के एकदम स्पष्ट बता दिया गया है। इसके अलावा जो बचे 100 प्रश्न हैं, जो बचे 100 प्रश्न हैं, ये योग्यता परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछे जाएंगे। योग्यता परीक्षण, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। 50 प्रश्न सीजीजीएस के हैं, सीधे सीधे सीजीजीएस। इसमें 2016 का एग्जाम देखेंगे एडीआई का, 2016 में जो एडीआई की परीक्षा हुई थी, उसमें इन 50 प्रश्नों में इंडियन जीएस और सीजीजीएस दोनों शामिल था। इंडियन जीएस के भी आप प्रश्न देखेंगे तो आपको 21-22 प्रश्न इंडियन जीएस के मिल जाएंगे और बचे प्रश्न सीजीजीएस के थे। लेकिन इस बार ऐसा ना करके प्योर छत्तीसगढ़ जीएस को यहां पे रखा है, तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आपको डील करना ही है। पूरा छत्तीसगढ़ 50 नंबर 50 क्वेश्चन अपने पास रखा है, 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का वेटेज हो गया छत्तीसगढ़ जीएस का। कंप्लीट छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, समझ आ रहा है, छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति साहित्य, इसके अलावा जनजाति, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, सब कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एकत्रित करनी है। मतलब सीजीपीएससी प्री के लिए, जो सीजीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम होता है, राज्य सेवा परीक्षा जो होती है, तो राज्य सेवा परीक्षा जो आप देते हैं उसकी प्रारंभिक परीक्षा में जितना छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हैं, वही पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पे डील करना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए, राज्य सेवा परीक्षा की बात कर रहा हूं, स्टेट सर्विस एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जितना छत्तीसगढ़ आप डील करते हैं, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आपको डील करना है। 50 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। अब इधर पे योग्यता परीक्षण की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या लिखा है देखेंगे। इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें मैथ्स लिखा है, गणित, इसमें क्या लिखा है, रीजनिंग, रीजनिंग इसी को जनरल मेंटल एबिलिटी लिख देता है। इसी में क्या लिखा है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल मतलब संचार और पारस्परिक कौशल। इसी में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है, निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान। इसी में लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपका सीजी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। ये तीनों लैंग्वेज आपको डील करनी है और साथ में कंप्यूटर है, साथ में कंप्यूटर है। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, योग्यता परीक्षण की बात करें, तो योग्यता परीक्षण में मैथ्स है, रीजनिंग है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज है और साथ में कंप्यूटर है। इतना सेक्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट में, योग्यता परीक्षण में। संचार और पारस्परिक कौशल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान। अब अगर बात करूं मैं पिछले बार की बात करूं तो पिछले बार 100 प्रश्नों में 86 प्रश्न आए थे, यहां से 86, 100 में 86 प्रश्न आए थे।
86 यहां से आए थे, और पिछले बार की बात करूं तो 14 प्रश्न यहां से आए थे। तो एक तरफा वेटेज कर दिया था इसका। पिछले बार 2016 की बात कर रहा हूं, 2016 में 86 क्वेश्चंस आए थे यहां से, ये वाले सेक्शन से, जिसमें कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल के 6 थे, डीएमपीएस के क्वेश्चन ही नहीं थे पिछले बार। इसके अलावा देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो लगभग 47 के आसपास क्वेश्चन थे रीजनिंग के लगभग, और 32 से 35 क्वेश्चन के आसपास आप देखेंगे तो मैथ्स के थे। तो पिछले बार की अगर बात की जाए तो पिछले बार ये जो सेक्शन है आपका, यहां से 86 क्वेश्चन पूछे गए थे, 86 क्वेश्चंस। लैंग्वेज और कंप्यूटर वाले से केवल 14 ही प्रश्न बने थे। इस बार क्या होगा, क्या होने की संभावना है, तो थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो 2018 के बाद 2018 से लेकर के आप 2024 के सीसेट के पेपर को देखिए, सीसेट के पेपर को, सीजीपीएससी प्री की बात कर रहा हूं, राज्य सेवा परीक्षा का सीजीपीएससी का जो प्रारंभिक चरण होता है, सीसेट का पेपर, जो पेपर सेकंड जो होता है सीसेट का पेपर, उस पेपर को देखेंगे 2018 से लेकर 2024 तक, तो यहां पे एक लैंग्वेज का जो पोर्शन है जिसमें कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आता है, उसके वेटेज को बढ़ाया है, 30 से 35 प्रश्न पूछना चालू कर दिया है, 30 से 35 प्रश्न। जबकि अगर बात करूं किसकी, ये मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन की, तो 65 से 70 प्रश्न आता है। 2018 से 2024 तक के पेपर को आप देखेंगे, 2018 से पहले का देखिए, 2016 का पेपर देखेंगे ना, तो 100 में से हुआ क्या था, 86 क्वेश्चन के आसपास, 84 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के थे, 14 से 16 प्रश्न केवल लैंग्वेज के थे। सीसेट की बात कर रहा हूं, 2016 में बोल रहा हूं। 18 से एक पैटर्न उसने फिक्स कर दिया कि 100 में से मैथ्स और रीजनिंग के 65 से 70 प्रश्न आएंगे और लैंग्वेज के 30 से 35 आएंगे, मतलब लैंग्वेज के वेटेज को थोड़ा सा बढ़ाया है। तो मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि 75-25 का रेशियो रहने वाला है, 75-25 का, मतलब ये वाले सेक्शन से आप देखेंगे तो लगभग 75 प्रश्न आपको दिखेंगे, और लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर से आपको 25 प्रश्न दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाले सेक्शन से आपको 75 के आसपास प्रश्न मिलने वाले हैं, और ये वाले सेक्शन से लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर से आपको 25 के आसपास प्रश्न मिलने वाले हैं। हो सकता है कि फिर से वो ज्यादा दे दे, 85-15 कर दे, क्योंकि विभागीय पेपर है, एडीआई का पेपर है, इंजीनियरिंग वाले इसमें बैठे हैं, पीजी वाले बैठे हैं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि फिर से वो 2016 जैसा ना दोहरा दे। लेकिन एक साइड संभावना मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि 75-25 का रेशियो रहने वाला है। 75 प्रश्न ये वाले सेक्शन से, मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन एंड डीएमपीएस वाला सेक्शन मिला लीजिए तो 75 प्रश्न, और 25 प्रश्न लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर से रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हो सकता है कि फिर से वो पुराना ही वापस दोहरा दे। कम से कम 75 तो आपको ये वाले से मिलेंगे, कम से कम 75। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, यहां से 4 से 5 प्रश्न तो हर बार आपको मिलेगा ही। वनडे एग्जाम जो भी उठा लो आप, जैसे एई का एग्जाम उठा लो, एआर का एग्जाम उठा लो, एसीएफ का एग्जाम उठा लो, एडीआई का एग्जाम उठा लो, सीजीपीएससी के जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसीएफ का जो होता है, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम जो होता है, एई का जो होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो होता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की बात कर रहा हूं, एई, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम जो होता है जनसंपर्क वाला, एडीआई का एग्जाम को उठा लो। वनडे एग्जाम्स जितने भी पीएससी लेता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जहां जहां रहता है वहां वहां वो संचार और पारस्परिक कौशल देता ही है। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते ही हैं, इसके प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम हो गई है, आजकल पीएससी यहां से क्वेश्चन कम ही देता है। पिछले बार भी 86 में से 6 प्रश्न यहां से आए थे, और आप देखेंगे तो 80 प्रश्न प्योर मैथ्स और रीजनिंग के थे, 80 प्रश्न। ये पिछले बार का रहा था पैटर्न। इस बार क्या होगा, तो मैं इस बार का आपको सीजीजीएस का तो बता ही रहा हूं, फिक्स है 50 क्वेश्चन, ये वाले सेक्शन से 75 होने की संभावना है, और ये वाले सेक्शन से 25। इसमें आपको चेंजेस दिखाई दे सकता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल है क्या, बताइए।
पिछले बार का पेपर को देखे होंगे, पिछले बार का पेपर थोड़ा आसान ही था, पिछले बार का पेपर आसान ही था। थोड़ा अच्छे लेवल का तैयारी आपको करना है, क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बैच अभी चल रहे हैं, 2 बैच ऑलरेडी एडीआई के हमारे यहाँ चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लेवल बहुत ही शानदार है, उनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है। मतलब उसमें मेरे को क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे कराने पड़ते हैं, क्योंकि आसान प्रश्न वो आसानी से डील कर लेते हैं। तो अच्छे स्तर की तैयारी करनी है आपको। 2020-21-22 में जो स्तर रहा है, उस स्तर की तैयारी आपको मैथ्स और रीजनिंग की करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टफ पेपर आने की संभावना है। एसीएफ का पेपर टफ था, एआर का पेपर टफ था, एई का पेपर भी टफ था मैथ्स और रीजनिंग का। तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि पेपर टफ ही रहने वाला है। तो थोड़ा अच्छे स्तर की तैयारी करनी है। मतलब 20-21-22 के दौर में सीजीपीएससी ने जो एग्जाम्स लिए हैं, 20-21-22 के दौर में सीजीपीएससी ने चाहे वनडे एग्जाम्स लिए हो, चाहे सीजीपीएससी प्री के सीसेट को देख लीजिए, उसी स्तर की तैयारी आपको करनी है। मैथ्स और रीजनिंग में उसी स्तर के प्रश्नों को लगाना है। जैसे एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को लगाएंगे, एसएससी सीजीएल मेंस के प्रश्नों को डील करेंगे आप, तो एसएससी सीजीएल मेंस के प्रश्नों को लगाइए। क्योंकि आप अगर 20-21-22 का पैटर्न को पकड़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि सीजीएल मेंस के सारे प्रश्नों को कॉपी मारा है पीएससी ने 20-21-22 में। जो बहुत टफ दौर था पीएससी का सीसेट का, तो वहां पर पीएससी ने सीजीएल मेंस के प्रश्नों को ऐसा हूबहू कॉपी मारा है उठा उठा के। यहां तक बातें समझ आई सभी को? ये मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये आप सभी को पता ही होगा। काफी टाइम हो गया है विज्ञापन आए, तो ये आप सभी को पता ही होगा। और ये भी सिलेबस भी आप सभी को पता ही होगा। चलिए, तो ये वाला सेक्शन भी आपको डील कराऊंगा पूरा मैं। संचार और पारस्परिक कौशल बहुत आराम से डील कर लेंगे। ये वाले सेक्शन पे भी कुछ प्रश्न कराऊंगा, इसके आने की संभावना कम है, लेकिन प्रश्न कराऊंगा। तो अभी बात करेंगे अपन मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं अपन। चलिए, रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग का वेटेज आपको एग्जाम में भी ज्यादा ही दिखाई देगा। रीजनिंग थोड़ा सा समझेंगे, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है क्या? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताएंगे यहां तक किसी का कोई सवाल होगा तो। देखिए, एक बात ये भी समझेंगे कि समय अब देखा जाए तो यहां से 2-2.25 महीने का बचा है, तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी डलवाऊंगा मैं, थोड़े रिकॉर्डेड वीडियोस भी डलवाऊंगा मैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं 10 मार्च वाले बैच में ले चुका हूं क्लास, जो मैं 4 अप्रैल को जो बैच स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल को, उसमें जो मैं क्लास ले चुका हूं, उनके भी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डलवाऊंगा मैं आपके पास। क्योंकि 2-2.25 महीने में पूरे सिलेबस को डील करना है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग को भी ज्यादा करनी होगी, तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी डलवाऊंगा साथ साथ में, ताकि आप उनको भी देखते रहें साथ साथ में। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन रिकॉर्डेड भी डलवाऊंगा, ताकि आप उनको भी देखें, समझ में पूरा आएगा। लाइव क्लास तो डेली लूंगा ही मैं, लेकिन रिकॉर्डेड भी कुछ वीडियोस डलवाऊंगा मैं। कुछ चैप्टर्स रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में भी आप कंप्लीट करते चलेंगे। जो भी उनमें डाउट रहेंगे उनको आप, जो भी आपको डाउट रहेंगे उनमें आप मेरे से लाइव क्लास में बातचीत कर सकते हैं। तो डाउट्स वगैरह जो भी रहेंगे लाइव क्लास में अपन बात कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड डलवाऊंगा मैं, क्योंकि तभी 2 महीने में पूरा का पूरा ये खत्म हो पाएगा, अच्छी तरीके से खत्म हो पाएगा। सिलेबस बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्च वाले बैच में आप देखेंगे तो बहुत सारा हो चुका है। चलिए देखिए, फिर रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर डील करना है ध्यान से समझेंगे। शुरुआत के 6 चैप्टर में लिख रहा हूं, शुरुआत में ये 6 चैप्टर में लिख रहा हूं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, मैं बोलते रहूंगा इंग्लिश में भी। पहला जो चैप्टर है वो है सांकेतिक भाषा।
पहला जो चैप्टर है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा है आपका सादृश्यता। सादृश्यता, इसको बोलते हैं एनालॉजी। चौथा है श्रेणी, इसको बोलते हैं सीरीज। पांचवा है वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और छठवां है लुप्त पद, इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म। तो ये 6 चैप्टर में लिखा हो। पहला है सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, तीसरा है सादृश्यता मतलब एनालॉजी, चौथा है श्रेणी मतलब सीरीज, पांचवा है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, छठवां है लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म। 2016 का पेपर देखेंगे तो इन 6 चैप्टर से लगभग 25 से 27 प्रश्न पूछे गए थे। 25 से 27 प्रश्न इन 6 चैप्टर से। 2016 का पेपर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आए थे। 25 से 27 प्रश्न आए थे, 25 से 27 के आसपास। अगर आप 2016 का पेपर देखेंगे एडीआई का, और 2016 की बात नहीं कर रहा हूं, आप पीएससी का वनडे एग्जाम कोई भी उठा लीजिए, इवन एसीएफ का पेपर उठा के देखिए, आप एई का जो पेपर हुआ था वो उठा के देखिए, आप एआर का पेपर को उठा के देखिए, इसके अलावा सीजीपीएससी प्री का जो सीसेट का पेपर होता है वो उठा के देखिए। सीजीपीएससी के सबसे ज्यादा रीजनिंग के प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न। ये 6 चैप्टर पढ़ना है और ये पूरे के पूरे 6 चैप्टर लॉजिक खोजने के ऊपर हैं, लॉजिक को ढूंढना है इन 6 चैप्टर में। ये 6 चैप्टर जो हैं इन्हीं पे काम करना है आपको सबसे पहले। तो ये 6 चैप्टर हुए मतलब आपका बहुत बड़ा सेक्शन खत्म हो जाता है, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक बार थोड़ा एक सामान्य जानकारी मैं आपको देता हूं। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न कैसे आते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझिए। जैसे आंसर का कोड मैंने क्या लिख दिया 86, और आपसे मॉडर्न का कोड मैं पूछ लिया, कोड को डिकोड करना है आपको। जैसे आंसर का कोड मैंने क्या लिख दिया, ये देखिए आंसर का कोड मैंने ऐसा लिख दिया, ये देखिए ZMHDVI, और मॉडर्न का कोड मैंने आपसे पूछ लिया, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ऐसा होता है। जैसे आंसर का कोड मैंने क्या लिख दिया, तो आंसर का कोड मैंने लिख दिया 261419232218, और मॉडर्न का कोड मैंने आपसे पूछ लिया। ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होता है, जहां पे आपको कोड को डिकोड करना है। आंसर का कोड 86 है तो मॉडर्न का कोड बताना है, आंसर का कोड ऐसा कुछ लिख दिया तो मॉडर्न का कोड बताना है, आंसर का कोड ऐसा कुछ लिख दिया तो मॉडर्न का कोड बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें आता है जिसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग बोलते हैं जिसको, एक और टॉपिक है सांकेतिक भाषा में जिसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। और भी छोटे छोटे बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक आपको पूरा ऐसा टेबल बना के देता है जिसमें यहाँ पे कुछ लेटर्स लिख देगा, यहाँ पे उनके कोड लिख देगा, और उसके बाद कुछ शर्त लिखा होता है कि कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं कि पहली कंडीशन ये है, ऐसी है, तो इसके आधार पर ऐसा कोडिंग करिए। तो कुछ कंडीशंस दे दिया रहेगा आपको। इसके अलावा और भी प्रश्न आते हैं, जैसे काला को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को लाल, लाल को गुलाबी, ऐसे करके आपको इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, फिर लास्ट में बोलेगा कि ये कैसा दिखता है, ये कैसा होता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रश्न तो यहीं से पूछता है पीएससी हमेशा, हर साल हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पीएससी यहीं से पूछा है। तो 3 से 4 प्रश्न तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ आया है, 1 से 1 स्तर का कोड किया है। जैसे 2021 का एक पेपर देखेंगे ना, तो 2021 के पेपर में कैसा कोडिंग किया था, देखो 2021 के पेपर में ऐसा कोडिंग किया था। जैसे टी का जो प्लेस वैल्यू होता है, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो जो डबल डिजिट वाले अक्षर है, समझना स्तर को बता रहा हूं किस स्तर का कोडिंग किया है। डबल डिजिट वाले जो अक्षर हैं, डबल डिजिट वाले अक्षर जे से जेड तक होते हैं, जे से जेड तक,
और सिंगल डिजिट वाले अक्षर ये सब लिखवाऊंगा मैं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको आज मैं। सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक होते हैं, तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई तक होते हैं। ये देखिए ए से आई तक 1 से 9, तो सिंगल डिजिट वाले अक्षर 1 से 9 तक होते हैं, 1 से 9 ए से आई। तो किस प्रकार का कोडिंग किया था समझना, डबल डिजिट वाला जो अक्षर है उसके प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल लिख दिया था, और सिंगल डिजिट वाला जो अक्षर है ए सिंगल डिजिट वाला है तो इसका अपोजिट लिखा था, ए का अपोजिट। आर डबल डिजिट वाला है तो इसके प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल, एन डबल डिजिट वाला है तो इसके प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल, आई सिंगल डिजिट वाला है तो इसका अपोजिट, एस डबल डिजिट वाला है तो इसके प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल, एच सिंगल डिजिट वाला है तो इसका अपोजिट। सोचो टार्निस का कोड ऐसा कुछ किया था, ये देखिए टी डबल डिजिट वाला है, डबल डिजिट वाला तो इसके प्लेस वैल्यू, टी का प्लेस वैल्यू देखेंगे, प्लेस वैल्यू क्या होता है लिखवाऊंगा। ये प्लेस वैल्यू का मतलब ऐसा कुछ, अंग्रेजी वर्णमाला आप लिख रहे हैं, ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ये लिखे हैं, प्लेस वैल्यू का मतलब ऐसा, ये देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब ऐसा, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो जिस प्लेस पे आता है उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू बोला जाता है। और अपोजिट वैल्यू होता है, अपोजिट वैल्यू मतलब ऐसे चलने पर जो जिस प्लेस पे आता है, जो जिस प्लेस पे आता है उसको उस प्लेस का अपोजिट वैल्यू बोला जाता है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 अपोजिट 26, बी का प्लेस वैल्यू 2 अपोजिट 25, सी का प्लेस वैल्यू 3 अपोजिट क्या हो जाएगा 24, एक्स का प्लेस वैल्यू 24 अपोजिट 3, वाई का प्लेस वैल्यू 25 अपोजिट 2, जेड का प्लेस वैल्यू 26 अपोजिट 1। तो क्या किया था, जो सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं जैसे कि ए है, आई है, एच है, इनका अपोजिट लिखा था। तो ए का अपोजिट 26, आई का अपोजिट 18, एच का अपोजिट 19, और जो डबल डिजिट वाले हैं उनके प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल, तो टी का प्लेस वैल्यू 20, इसके अंकों का टोटल 2, आर का प्लेस वैल्यू 18, इसके अंकों का टोटल 9, एन का प्लेस वैल्यू 14, इसके अंकों का टोटल 5, एस का प्लेस वैल्यू 19, इसके अंकों का टोटल 10। इस लेवल का कोडिंग किया है पीएससी ने। पीएससी के एक वनडे एग्जाम में कैसा कोडिंग हुआ था ये देखिए, पीएससी के वनडे एग्जाम में कोडिंग का स्तर बता रहा हूं आपको। पीएससी के वनडे एग्जाम में कैसा कोडिंग हुआ था, जैसे m का प्लेस वैल्यू होता है 13, तो 13 के अंकों का योग 4, और 4 में क्या होता है d, तो m का कोड लिख दिया था d। o का प्लेस वैल्यू होता है 15, 15 के अंकों का योग 6, 6 में क्या होता है f। d का प्लेस वैल्यू होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में क्या होता है p। e का प्लेस वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में क्या होता है y। r का प्लेस वैल्यू होता है 18, 18 के अंकों का योग 9, 9 में क्या होता है i। n का प्लेस वैल्यू 14, 14 के अंकों का योग 5, 5 में क्या होता है e। मतलब मॉडर्न का कोड ऐसा किया था, DFPYIE। सोचो क्या कर रहा है, मॉडर्न का कोड ऐसा किया है। अब कैसे डिकोड करोगे, मॉडर्न का कोड को लिखा है DFPYIE, मतलब जो डबल डिजिट वाले हैं, डबल डिजिट वाले जो लेटर्स हैं, डबल डिजिट वाले लेटर्स के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग किया। 13 के अंकों का योग 4, 4 में आता है D, 15 के अंकों का योग 6, 6 में आता है F, 18 के अंकों का योग 9, 9 में आता है I, 14 के अंकों का योग 5, 5 में आता है E। और सिंगल डिजिट वालों का क्या किया, सिंगल डिजिट वालों के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 में P, 5 का स्क्वायर 25, 25 में Y। ऐसा कोडिंग रहा है। तो 2020-21-22 का दौर ऐसा रहा है, ये देखिए। तो ये सब आपको मिलेगा क्लास में, सिंगल डिजिट वाले अक्षर, डबल डिजिट वाले अक्षर, स्वर में और व्यंजन में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग कोडिंग कर दिया है। तो बहुत अच्छे स्तर के प्रश्नों को डील करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर टफ रहा ना तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे अगर आप ऐसे स्तर के प्रश्नों को लगा के नहीं जाओगे। तो ये देखो, ऐसे स्तर के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस किए होगे ना तभी ऐसे प्रश्न बनेंगे। ऐसे स्तर के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करोगे तो ही बना पाओगे, वरना ऐसे प्रश्न नहीं बन पाएंगे। 3 से 4 प्रश्न आपको गारंटीड मिलेगा सांकेतिक भाषा से। तो सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग प्रश्नों का पैटर्न समझा रहा था मैं आपको, और 20-21-22 में प्रश्नों का स्तर कैसा रहा वो बता रहा था आप लोग को। इसके बाद अगला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला। ये थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें जैसा बोलेगा वैसा काम करना है। पिछले बार तो अंग्रेजी वर्णमाला से एकदम अति हो गया था। पिछले बार 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन उतना नहीं पूछेगा, 2 से 3 तो पूछेगा यहां से। पिछले बार तो 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे, एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें, जैसे आपको बोल देगा कोई
वर्ड लिख देगा आंसर और बोल देगा इसके वॉवेल्स को आप इससे रिप्लेस कर दो, कॉन्सोनेंट को इससे रिप्लेस कर दो, फिर उनको अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के सीक्वेंस में अरेंज कर दो, फिर बताओ लेफ्ट से फोर्थ कौन सा है, राइट से थर्ड कौन सा है, ये सब पूछेगा। आंसर के लेटर्स का यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। पिछले बार 6 ठो प्रश्न पूछा था इस वैरायटी का। आंसर के सारे लेटर्स का यूज करके कौन सा, आंसर के लेटर्स का यूज करके कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं, इनमें से कौन सा नहीं बना सकते। जैसे 5-6 वर्ड आपको दे देगा और बोलेगा डिक्शनरी में उनको जमाना है तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। इसके बाद अगला चैप्टर सादृश्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न एनालॉजी से आता ही है। एनालॉजी का प्रश्न कैसा आता है, तो एनालॉजी सादृश्यता बोलते हैं इसको। तो एनालॉजी का प्रश्न कैसा आता है, जैसे 5 का रिलेशन है 7 से, तो 9 का रिलेशन किससे होगा। ऐसा जिस प्रकार 5 का रिलेशन 7 से है, उसी प्रकार 9 का रिलेशन किससे होगा। ये होता है एनालॉजी का साइन, इसको बोलते हैं एनालॉजी का साइन। ये देखिए, ये एनालॉजी का साइन है। ये क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलैरिटी होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलैरिटी होना चाहिए। मतलब 5 का रिलेशन 7 से जैसा है वैसा ही 9 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे बच्चे जनरली जो पढ़े नहीं होते हैं वो क्या बोलते हैं, 5 में 2 जोड़े तो 7, 9 में 2 जोड़े तो 11। गलत हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे जोड़ना ही नहीं होता, इसमें डायरेक्ट जोड़ना, डायरेक्ट घटाना यह प्रतिबंधित होता है। अगर ऐसे करने लग गए तो फिर तो आपका सब प्रश्न बन जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यहां पर मैंने लॉजिक क्या लगाया था, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 के अंकों का योग होता है 7। तो उसी प्रकार 9 का स्क्वायर होगा 81 और 81 के अंकों का योग 9। मतलब यहां पर आंसर क्या आता है, 9। ये होता है एनालॉजी। तो पूरा प्रायोरिटी लिस्ट बनता है कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में सोचना है, उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में सोचना है। ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट पूरा तैयार होता है, तब बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये संख्याओं पर एनालॉजी हो गया। शब्दों पर आता है, शब्दों पर कैसे आएगा, एमपी का रिलेशन बोल दिया भोपाल से है, तो बताओ यूपी का रिलेशन किससे होगा। तो आपको समझना है कि एमपी का रिलेशन भोपाल से कैसे है, तो एमपी का कैपिटल है भोपाल, तो यूपी का कैपिटल क्या होगा, लखनऊ हो जाएगा। तो आंसर क्या मारेंगे आप, लखनऊ मारेंगे। लेटर्स पे आता है, जैसे आप बोल देंगे ए जेड का रिलेशन, मान लीजिए आपको बोल दिया ए जेड का रिलेशन है बी वाई से, तो बोल देगा एम एन का रिलेशन किससे होगा। तो आप देख सकते हैं एनालॉजी जो है वो नंबर्स पे भी है, आप देख सकते हैं, इसके अलावा लेटर्स पे भी है और वर्ड्स पे भी है। इसके बाद आप देखेंगे ना तो एक ग्रुप एनालॉजी करके आता है। ग्रुप एनालॉजी का मतलब ऐसा, ये देखिए ग्रुप एनालॉजी का मतलब ऐसा कुछ आता है, 36 लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 2। ऐसे क्वेश्चंस आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी। इन तीनों में एक रिलेशन आपको बनाना होगा, 36, 4 और 2 में एक रिलेशन आपको बनाना होगा, और सेम वैसा ही रिलेशन दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन की 3 संख्याओं में बन रहा है, इसको ग्रुप एनालॉजी बोलते हैं। एक सेट आपको दिया है, ये संख्याओं का एक सेट आपको दिया है, इसमें आपको एक लॉजिकल रिलेशन तैयार करना है 2, 4, 36 में, और ऐसा ही रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, इसको बोलते हैं एनालॉजी। 3 से 4 प्रश्न तक पूछे गए हैं कभी कभी, तो यहां से 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे गए। मैं तो मिनिमम साइड बोल रहा हूं कि 2 से 3 प्रश्न। और सबसे ज्यादा परेशान ये ग्रुप एनालॉजी करता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैंने तो बहुत आसान दिया था कि 2 और 4 का टोटल 6 और 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। तो मैंने तो बहुत आसान दिया था, लेकिन जो प्रश्न आए हुए हैं उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में लिख रहा हूं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स यही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, श्रेणी की बात करूं, सीरीज, तो सीरीज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो श्रेणी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिख दिया, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 3, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 10, ये देखिए 29, मैंने लिख दिया 66, 127, 218, फिर क्वेश्चन मार्क। नंबर्स पे बेस्ड सीरीज हो गया, नंबर्स पे बेस्ड।
अब बुक में क्या किया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 बोल दिया, 1 क्यूब प्लस 2 बोल दो, 1 क्यूब प्लस 2। ये देखो बुक में इसी का लॉजिक क्या निकाला है, बुक में इसी का लॉजिक ऐसा निकाला है कि ये 1 क्यूब प्लस 2 है, ये 2 क्यूब प्लस 2 है, ये 3 क्यूब प्लस 2 है, ये 4 क्यूब प्लस 2 है, ये 5 क्यूब प्लस 2 है, ये 6 क्यूब प्लस 2 है। तो नेक्स्ट वन इज 7 क्यूब प्लस 2, यानी आंसर कितना 345। लेकिन आप एग्जाम में ये सोच ही नहीं पाएंगे, एग्जाम में आप इसको सोच ही नहीं पाएंगे। एग्जाम में ये सोचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत मुश्किल होगा कि सर ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2, ये 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 2। ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे। अपन पढ़ेंगे, देखना सारे प्रश्न बनेंगे, जो बैचेस में पढ़ाया हूं सीरीज, सारे प्रश्न बना ले रहे हैं। जैसा भी प्रश्न आएगा अपन क्या करेंगे, पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सीरीज डिफरेंस वाला है या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सीरीज डिफरेंस वाला है कि मल्टीप्लिकेशन वाला। जैसे आपको बताऊंगा आगे चल के कि लास्ट के 2 पद को देखकर क्या आप सोच पाएंगे कि सीरीज डिफरेंस वाला है कि मल्टीप्लिकेशन वाला। जैसे ये वाला सीरीज जो है ये डिफरेंस वाला है, तो आप ये लॉजिक तो खोज नहीं पाएंगे एग्जाम में, तो आप ऐसा डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाएंगे। ऐसा ये देखो, इस प्रकार से आप डिफरेंस डिफरेंस खेलेंगे। इस प्रकार से ये देखिए, आप ऐसे डिफरेंस डिफरेंस खेलेंगे। ये वाला नहीं पता, ये पता चलेगा तो ये मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा देखेंगे, सर समझ में फिर से नहीं आ रहा है, तो फिर से डिफरेंस निकालेंगे। ये 12, ये 18, ये 24, ये 30, ये वाला नहीं पता। अब इसको देखेंगे 12, 18, 24, 30। अब समझ में आ गया सर, 12, 18, 24, 30, तो ये वाला होगा सर 36। ये 36 हुआ सर, तो ये वाला 91 में 36 जोड़ूंगा 127 हो गया सर। अब ये 127, तो अगला 218 में 127 जोड़ूंगा, आंसर कितना 345। तो अपना भी आंसर वही चाहेगा, लेकिन अपन दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको देखने में आसान लगेगी चीजें। ये वाला तरीका जो है ना, ये देखने में आसान लगेगा, लेकिन ये तरीका एग्जाम में व्यवहारिक नहीं है, बनेगा ही नहीं। ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे आप कैसा सोच पाएंगे ऐसा कि सर सीरीज को पहले हम पहचान लिए और आराम से पहचान लेंगे। तरीका बताऊंगा पहचानने का, एकदम स्ट्रेट एक तरीका बताऊंगा, देखिए और पहचान लिए। सीरीज डिफरेंस का है सर, कुछ लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा डिफरेंस 3 और 10 का डिफरेंस लिख दिया 7, 10 और 29 का डिफरेंस, 29 और 66 का डिफरेंस, 66 और 127 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस मेरे को नहीं पता है सर, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इसको देखा, नहीं समझ आ रहा है, फिर से डिफरेंस 12, 18, 24, 30, तो यहां पर पकड़ में आ गया सर। यहां पे 6 बढ़ रहा है, तो 30 के बाद अगला क्या होगा 36, तो 91 में 36 जोड़ा 127, अब 218 में 127 जोड़ा 345। तो ये हो गया नंबर्स पे बेस्ड सीरीज। ऐसा ही सीरीज आएगा लेटर्स पे बेस्ड। ये देखिए, ऐसा ही सीरीज आपको लेटर्स पे बेस्ड दे देगा। ये देखिए, इसको बोलूंगा लेटर्स पे बेस्ड सीरीज। लेटर्स पे बेस्ड सीरीज का मतलब कि लेटर पे क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर्स पे बेस्ड सीरीज का मतलब नंबर्स पे क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा एक आता है रॉन्ग वन आउट। रॉन्ग वन आउट, रॉन्ग वन आउट का मतलब क्या होता है, असंगत को छांटो। रॉन्ग वन आउट सीरीज में ही, रॉन्ग वन आउट का मतलब जैसे एक सीरीज ये लिख दिया मैं, ये देखो एक सीरीज ये लिखा हूं, मैं बोला ये एक सीरीज लिखी हुई है जिसमें कोई एक पद जो है वो लॉजिक को खराब कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये एक सीरीज लिखी हुई है जिसमें एक पद लॉजिक को तोड़ रहा है, वो पद कौन सा है, छांटना पड़ेगा आपको। तो यही अप्रोच फॉलो करेंगे कि सर डिफरेंस का सीरीज है, डिफरेंस 2 आया, 2 आया, 1 आया, 3 आया, 2 आया, ये दोनों डिफरेंस क्या है सर, गलत आ रहे हैं, 2-2 का डिफरेंस बनता, ये दोनों डिफरेंस गलत हैं सर, तो दोनों डिफरेंस गलत है तो उनके बीच का पद गलत डला हुआ है। इतने वैरायटी के प्रश्न बनेंगे सीरीज के, नंबर्स पे बेस्ड, लेटर्स पे बेस्ड, और उसके बाद ये रॉन्ग वन आउट। यहां से 3 प्रश्न कम से कम लिख लीजिए कि आएंगे ही, 3 प्रश्न कम से कम बोल रहा। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीरीज, श्रेणी। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। जैसे एक में लिख दिया 25, एक में 49, एक में 64, एक में 82, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे दिया।
4 ऑप्शंस आपको दिया, अब बोल रहा है कि इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा जो है ना वो अलग है, फोर्थ वन इज डिफरेंट। तो 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा अलग है, तो आप बोलेंगे अलग क्या है 82। इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है सर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है 82 है। अब यही प्रश्न आप बोलेंगे तो आपको यही प्रश्न दिखाई देंगे लेटर्स पे, जैसे एच एस लिख दिया, जैसे मान लो एम एन लिख दिया, जैसे एल एन लिख दिया, जैसे आप देखेंगे तो आर आई लिख दिया। इन चार में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा अलग है, तो ये दोनों अपोजिट लेटर्स हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वर्ड्स पे प्रश्न बनते हैं, वर्ड्स पे बनने का मतलब जैसे 4 सब्जियों के नाम लिख दिया, उसमें से 3 में एक सिमिलैरिटी होगा, सिमिलैरिटी क्या होगा, वो तीनों जमीन के अंदर ऐसे उगती होंगी और एक जमीन के बाहर उगती होगी। 4 सब्जी और फल मिला के लिख दिया, 3 सब्जियां होंगी एक फल होगा, 3 फल होंगे एक सब्जी होगी, 3 धातु होंगे एक मिश्र धातु हो जाएगी, 3 राजधानियां होंगी कैपिटल और एक केवल सिटी होगी। तो ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, यहां से भी 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, 1 से 2 कम से कम, यहां से 1 से 2 प्रश्न आएगा। लुप्त पद आप जानते ही है, मिसिंग टर्म बोलते हैं इसको। लुप्त पद के प्रश्न कैसे बनते हैं, मिसिंग टर्म के प्रश्न ऐसे बनते हैं, देखो मिसिंग टर्म के प्रश्न ऐसे बनते हैं, ये पूछ लेगा आपसे, कुछ भी बना देगा, इस प्रकार से बना देगा, ये देखो ये सब दे देगा आपको और ये पूछ लेगा, कुछ भी बना देगा, ये देखिए ऐसा कुछ बना देगा 3 ठो, ऐसा कुछ 3 ठो बना देगा और इसमें क्या बोलेगा, ये सब दे दिया, ये सब दे दिया, ये सब दे के ये वाला पूछ लिया, इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म। बहुत वैरायटी है इसके, तो बहुत वैरायटी है, ऐसा बना दिया, ये देखो ऐसा बना दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, इसको मिसिंग टर्म बोलते हैं। तो कम से कम मान के चलिए इस बार भी, कम से कम मान के चलिए इस बार भी आपको कम से कम बोल रहा है इन 6 चैप्टर से 15 से 20 प्रश्न मिलेंगे ही, और ये 6 चैप्टर पे पकड़ बना लिए तो रीजनिंग बनेगा आपसे, क्योंकि प्रश्न अगर छूटे तो इन्हीं चैप्टर से छूटेंगे प्रश्न, इन्हीं चैप्टर से प्रश्न छूटेंगे, अगर प्रश्न छूटे तो इन्हीं चैप्टर से प्रश्न छूटेंगे, क्योंकि इन 6 चैप्टर में केवल लॉजिक ढूंढो वाली बात चलेगी, लॉजिक ढूंढो यही चलेगा। ये 6 चैप्टर हैं जिन पे सबसे ज्यादा पकड़ बनानी है, 15 से 20 प्रश्न आपको इन 6 चैप्टर से दिखाई देंगे। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताइए। आज पूरा मैं इंट्रो ले रहा हूं, पूरा इंट्रो बता रहा हूं आपको, एक ओवरव्यू पूरा सेट हो जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस डील करने हैं, किस प्रकार से डील करने हैं, साथ साथ में थोड़े मोड़े तरीके भी आपको बताते जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए, यही तो है मेन जो बता रहा हूं। कुछ भी पढ़ने बैठ जाएंगे, जो चीजें आएंगी ही नहीं तो कोई मतलब होगा नहीं इनको पढ़ के। समझ आए यहां तक, जल्दी से बताइए, कुछ पूछना है यहां तक। विनीता, ये वाले बैच में टेस्ट सीरीज ऐड नहीं है, ये वाले बैच में टेस्ट सीरीज का सुविधा नहीं मिलेगा आपको। बोलो भाई जल्दी से, समझ आया यहां तक। अभी 6 चैप्टर की बात हुई है, एक ओवरव्यू जानेंगे तभी तो पढ़ने का मजा आएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा, ध्यान रखिएगा, काफी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दूंगा मैं, लेटेस्ट एकदम, जो अभी मैंने ये एडीआई के बैच में लिए हैं, एक से एक क्वेश्चंस बच्चे भी लेके आए हैं, सीजीपीएससी प्री के, सीजीपीएससी वनडे एग्जाम्स के जितने क्वेश्चन है सब वो ले आते थे, सबको सॉल्व करा दीजिए, 2-4 जो उनसे नहीं बन रहे हैं उसको भी लाते थे, खोज खोज के क्वेश्चंस किए हैं वो लोग, सीरीज के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, मतलब सीजीपीएससी में आज तक जो भी प्रश्न आए हैं सब कर लिए हैं, सीजीएल मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, व्यापम के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पूरे कर लिए हैं। इन 6 चैप्टर को अगर मैं देखूं तो दोनों बैच में ऑलमोस्ट ये 6 चैप्टर हो गए हैं, 10 मार्च वाले में तो 6 हो ही गए हैं पूरे पूरे ये, और जो अप्रैल में स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था एक बैच एडीआई का, उसमें थोड़ा सा बचा है। ये 6 चैप्टर पे बहुत पकड़ बनानी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और क्या क्या चैप्टर डील करने हैं देखिए, इसके आगे और क्या क्या डील करना है देखो। कुछ चैप्टर अब मैं लिख रहा हूं, जैसे एक है दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, इसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट,
एक है रैंकिंग, रैंकिंग बोलते हैं इसको, रैंकिंग। एक है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको। एक है शब्दों का तार्किक क्रम, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। ये 4 चैप्टर अब ध्यान से देखिए। दिशा ज्ञान परीक्षण से कम 2 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पीएससी का एकदम पसंदीदा प्रश्न है ये, एकदम पसंदीदा प्रश्न बनता है यहां से। एसीएफ का पेपर देखिए उठा के, प्री का पेपर देखिए, एक कहानी ऐसा पूरा लिख के देता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, और उससे 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछता है। अच्छा कहानी लिख के देता है, 2 से 3 प्रश्न पूछता है। रैंकिंग का एक आध प्रश्न आने का पूरा संभावना है। रैंकिंग में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। राम का स्थान लेफ्ट से 10th है, राइट से 20th है, तो बताओ इस रो में कितने बच्चे हैं। ऐसा प्रश्न आएगा कि किरण यहाँ पे ऊपर से इस नंबर पे है, सोहन यहाँ पे है, मोहन दोनों के बीच में बैठा है। इस वैरायटी के प्रश्न भी आते हैं। तो ऑर्डर रैंकिंग और ये रैंकिंग दोनों मिला करके एक आध 2 प्रश्न बनने की संभावना है यहां से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन पता ही है आपको। दिशा ज्ञान परीक्षण में क्वेश्चन कैसा आता है, आप नॉर्थ डायरेक्शन में निकले हैं, राइट लिए, राइट लिए, लेफ्ट लिए, लेफ्ट लिए, राइट लिए, ऐसे राइट लेफ्ट घुमाएगा आपको और उसके बाद क्वेश्चंस पूछेगा लास्ट में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस बताओ, वही सब प्रश्न पूछेगा। शब्दों का तार्किक क्रम में ऐसे आपको 4-5 शब्द दे देगा, 4-5 शब्द आपको लिख करके देगा। जैसे आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट पहले जारी होता है, फिर फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो इन वर्ड्स को एक सीक्वेंस में जमाना है आपको, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वही आता है शब्दों का तार्किक क्रम में। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इसके बाद 4-5 चैप्टर में और लिखता हूं, जिसमें एक घड़ी से प्रश्न पूछता है पीएससी, कैलेंडर से प्रश्न पूछता है पीएससी, घड़ी और कैलेंडर। इसके अलावा एक गणितीय संक्रियाएं मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। गणितीय संक्रियाएं का मतलब ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, प्लस को माइनस बोल दो, माइनस को प्लस, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या इसी को आप थोड़ा सा नया ट्रेंड में देखेंगे तो बोलेगा कौन से 2 साइन को इंटरचेंज करने पर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो गणितीय संक्रियाओं से एक तो आएगा ही गारंटीड, इधर से भी एक एक आने के चांस रहते हैं घड़ी और कैलेंडर से। घड़ी और कैलेंडर तो आप जानते ही होंगे, तो घड़ी और कैलेंडर से भी एक एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, एक एक प्रश्न आने की। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक है न्याय निगमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्याय निगमन, इसको बोलते हैं सिलोजिस्म, ऐसा बोलते हैं। यहां से 2 से 3 कम से कम मिलेंगे आपको, स्टेटमेंट रहते हैं और कंक्लूजन रहता है। सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, इस प्रकार के स्टेटमेंट, फिर कंक्लूजन रहते हैं। उसी के बाद अगर मैं बोलूं बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था का मतलब होता है सीटिंग अरेंजमेंट। 2 से 3 यहां से आने की पूरी संभावना है। सर्कुलर मेज में बैठाएगा, स्क्वायर मेज में बैठाएगा, रो में बैठाएगा। इसके अलावा बात करूं एक और, पहली परीक्षण, पहली परीक्षण का मतलब होता है पजल टेस्ट, फ्लोर पजल दे देगा, बॉक्स पजल दे देगा, समझ आ रहा है, वो सब प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े बड़े चैप्टर में है। न्याय निगमन, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 हर चैप्टर का चलेगा ये। 2-3 प्रश्न आपको दिखेगा ही। बैठक व्यवस्था में आप जानते हैं एक स्क्वायर मेज में कुछ कंडीशंस दे देगा, बैठे हैं कुछ लोग, सर्कुलर मेज में बैठा देगा, रो में बैठा देगा आमने सामने, या सिंगल रो में बैठा देगा।
फेस होगा नॉर्थ की ओर, फेस होगा साउथ की ओर, ऐसा कर देगा। फेस होगा सेंटर की ओर, फेस होगा सेंटर से बाहर, यहां भी फेस सेंटर की ओर, सेंटर से बाहर। कुछ कंडीशंस देगा, कुछ कंडीशंस आपको खुद से सोचनी है। पजल टेस्ट में आपको बोल देगा कि 6-7 फ्लोर हैं ऐसे, किसी में इंजीनियर रहता है, किसी में डॉक्टर रहता है, किसी में सीए रहता है, किसी में लॉयर रहता है, ऐसे करके आपको क्रम से जमाना है कि कौन सा फ्लोर पे कौन रहता है, उसका प्रोफेशन क्या है। ये सब पजल टेस्ट के अंतर्गत आता है। ये 16 चैप्टर हो गए। इधर से आप देखेंगे तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याय निगमन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं। न्याय निगमन की बात करेंगे ना आप, सिलोजिज्म की, ये देखिए कैसे प्रश्न बने, देखना। जैसे आप ये तो पढ़ते आए हैं, कुछ ए बी हैं, ये तो पढ़ते आए हैं आप, सम ए आर बी, ये तो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा आया है केवल कुछ ए बी है, 2021 की बात कर रहा हूं, केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसा आया है, ऐसा स्टेटमेंट आया है। केवल ए बी है, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, ऐसा आया है। तो क्वेश्चंस आप देखेंगे ना 2021 के, तो 2021 पीएससी प्री में इस लेवल के स्टेटमेंट दिए हैं जो कि बहुत शानदार है। बैंकिंग में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, बैंकिंग का एग्जाम आप देखेंगे तो बैंकिंग में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो सभी को पता है कि सम ए आर बी, लेकिन ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब क्या, ओनली ए इज बी का मतलब क्या, ऐसे स्टेटमेंट, नए नए स्टेटमेंट आए हैं। कंक्लूजन आप देखेंगे तो कंक्लूजन किस प्रकार के आए हैं, जैसे सभी ए के बी होने की संभावना है, ऐसे सभी ए के बी होने की संभावना है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बीइंग पॉसिबिलिटी, समझ आ रहा है, या फिर ऑल ए कैन बी बी, सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है, सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है। ये सब पढ़ाया हूं 10 मार्च वाले बैच में, ये पूरा पढ़ा दिया हूं। कहीं से भी उठा के वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, न्याय निगमन का, सिलोजिज्म का, सब बन रहा है उनसे, सब कुछ पढ़ाया हूं, ऐसे स्टेटमेंट पे काम कराया हूं, ऐसे कंक्लूजन पे काम कराया हूं, सब पढ़ा दिया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी का पसंदीदा चैप्टर है ये न्याय निगमन। यहां से प्रश्न आएगा ही, 2 से 3 प्रश्न कम से कम आपको मिलेगा, यहां से कम 2 से 3 प्रश्न। इसके बाद बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण। कुछ और चैप्टर की बात करता हूं। एक चैप्टर है वेन आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको बोल देगा कि 3 वर्ड हैं, जैसे बल्लेबाज, बल्लेबाज मतलब बैट्समैन, क्रिकेटर, क्रिकेटर, और एक और मान लो कोई छात्र, ऐसा। इन तीनों में आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से वेन डायग्राम तीनों में बनेगा। ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा, ये देखिए, ये पहला ऑप्शन दे देगा, ये पहला ऑप्शन हो गया इस प्रकार से, ये दूसरा ऑप्शन हो गया इस प्रकार से, देखो ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया, ये देखिए इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हो गया, ये चौथा ऑप्शन ऐसा हो गया, ये देखिए ये चौथा ऑप्शन हो गया, ऐसा। अब आपसे बोल रहा है कि इन तीनों में, बैट्समैन, क्रिकेटर और स्टूडेंट्स में कैसा रिलेशन बनेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से मर्ज कर देगा 2-3 डायग्राम्स को, बोलेगा कौन केवल ट्राइंगल में है, कौन केवल क्वाड्रिलेटरल में है, कौन केवल सर्कल में है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पासा, डाइस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज और ओपन दोनों आता है, तो ओपन डाइस भी आता है, क्लोज डाइस भी आता है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बात करें अगला, घन और घनाभ, घन और घनाभ, इसको बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें होगा क्या, एक क्यूब को ऐसा पेंट मार देगा और काटेगा, फिर बोलेगा कौन से क्यूब ऐसे हैं जहां पे एक ही फेस कलर हुआ है, कौन से क्यूब ऐसे हैं जहां पे 2 फेस कलर हो चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं घन और घनाभ में। इसको बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। ये हो गए कुछ चैप्टर्स। और अगर आगे बढ़ें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि फिगर्स पे बेस्ड हैं, फिगर्स पे। फिगर्स पे बेस्ड बोलने का मतलब ऐसा, ध्यान से समझना, फिगर्स पे बेस्ड बोलने का मतलब आपने देखा होगा आकृतियों की गिनती, यहां से प्रश्न आता है, आकृतियों की गिनती मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर्स,
काउंटिंग ऑफ फिगर्स का मतलब जैसे ये डायग्राम में बना दिया और बोला इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको बताने हैं। ऐसा फिगर मैं बना दिया, ये देखो ऐसा फिगर मैं बना दिया, बोला इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें ट्राइंगल बताने हैं आपको, सर्कल बताने होते हैं। इसके अलावा आकृतियों को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों को पूर्ण करने का मतलब कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में क्या होगा, जैसे एक फिगर का आपको ये पोर्शन दे देगा, ये नहीं देगा, ये पोर्शन दे दिया, ये नहीं दिया, तो इनको देख के बताना है कि यहाँ पे क्या पोर्शन आएगा जिससे फिगर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा छुपी आकृति ज्ञात करना, छुपी आकृति ज्ञात करना, छुपी आकृति ज्ञात करने का मतलब हिडन फिगर। जैसे ये मान लो कोई फिगर बना दिया मैं ऐसा, मैं बोला ये फिगर इनमें से कौन से ऑप्शन में हिडन है, तो हिडन फिगर को फाइंड करना, ये कोई फिगर है इनमें से कौन से ऑप्शन में ये फिगर जो है हिडन है, उस ऑप्शन को आपको देखना है। इसके अलावा बात करें तो आकृतियों में संबंध देखना, रिलेशन इन फिगर्स, आकृतियों में संबंध देखना मतलब एनालॉजी लगाना है लेकिन फिगर्स में लगाना है। जैसे ये वाले फिगर का रिलेशन जिस प्रकार ये वाले फिगर से है, वैसे ही ये वाले फिगर का रिलेशन किससे होगा, तो ये वाले फिगर का रिलेशन जिस प्रकार ये वाले से है, वैसे ही ये वाले फिगर का रिलेशन किससे होगा, ये बताना है। इसके बाद आप देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं अपन मिरर इमेज, और जल प्रतिबिंब इसको बोलते हैं वाटर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या है, जैसे ये कोई फिगर है, ये देखिए ये कोई फिगर है इस प्रकार से, ये कोई फिगर बना दिया मैं इस प्रकार से। अब अगर मिरर को वर्टिकल रखा, मिरर को अगर वर्टिकल रखा तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको बोलूंगा मिरर इमेज, और मिरर को हॉरिजॉन्टल रखा तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको बोलूंगा वाटर इमेज। तो मिरर इमेज मतलब मिरर को आप रख रहे हैं वर्टिकल, और वाटर इमेज का मतलब मिरर को आप रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा दो और इसी में बोल सकते हैं आप, दो और चैप्टर, एक कागज मोड़ना पेपर फोल्डिंग, और एक कागज काटना, इसको बोलते हैं पेपर कटिंग। कागज मोड़ना और कागज काटना मतलब पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। कागज मोड़ना और कागज काटना, कागज को मोड़ने पर कैसा आकृति बनेगा, कागज को काटने पर कैसा आकृति बनेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देख पा रहे कितने सारे चैप्टर्स हैं, वही समझा रहा हूं कि बहुत सारा पढ़ना है आपको, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देख पा रहे अभी तक मैंने कितने सारे चैप्टर लिख दिए हैं, कितने सारे चैप्टर हो चुके हैं, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं। थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही आपको, तभी ये सब क्वेश्चंस डील कर पाएंगे आप। 27 चैप्टर तो मैंने लिख दिए हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं जैसे कथन और निष्कर्ष, ये थोड़े अलग प्रकार के हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और पूर्व अवधारणा, पूर्व अवधारणा मतलब यहां पे स्टेटमेंट और एजम्पशंस, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व अवधारणा, स्टेटमेंट और एजम्पशंस, और एक और यहां पे आंकड़ा निर्णय, आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको, डेटा सफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है यहां से, एक पूरी कहानी देगा एक पेज की कि एमबीए में एडमिशन के लिए आपको ऐसी ऐसी शर्तों को फॉलो करना होगा। 10th में इतना होना चाहिए, 12th में इतना होना चाहिए, ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए, इंटरव्यू में इतना होना चाहिए, रिटर्न में इतना होना चाहिए। उसके बाद कुछ छूट दे देगा कि अगर आपका इसमें इतना नहीं है तो ये मामला जाएगा वो एमबीए के जो हेड है उसके पास, अगर आपका इसमें नहीं है तो आपका मामला यहां जाएगा। ऐसे करके कुछ कंडीशंस, उसमें कुछ छूट दे देगा। उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन देगा कम से कम, एक बच्चे की पूरी जानकारी देगा, फिर बोलेगा क्या इसका दाखिला होगा नहीं होगा, मामला कहां जाएगा। तो पूरी ऐसे उसकी जानकारी दे देगा कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका 10th में कितना, 12th में कितना, उसका इंटरव्यू में कितना, उसका रिटर्न में कितना, ऐसी पूरी जानकारी आपको दे देगा। और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछता है। आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआर का एग्जाम में 3 ठो पूछा था, सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा था, और यहां तो आएगा ही, कंफर्म आएगा।
इस पेपर में तो गारंटीड यहां से क्वेश्चन आने वाला है। बहुत आसान रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, एक पेज का पूरा जानकारी रहेगा, 1.5 पेज का, उसको देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सबसे आसान टॉपिक है देखा जाए तो ये, इतने चैप्टर्स हैं रीजनिंग के। इसके अलावा वो संचार और पारस्परिक कौशल वो अलग है, और डीएमपीएस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग है। इतना पढ़ना है आपको रीजनिंग में, देख पा रहे हो कितना सारा है। इसीलिए बोल रहा हूं कि थोड़े रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको डलवाऊंगा, थोड़ी मेहनत करना, लगातार देखते रहना। मेरे लेक्चर्स देखोगे तो उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उससे बाहर नहीं आएगा। अप्रोच पे ही काम करा रहा हूं बच्चों को, जितना पढ़ा रहा हूं उतना भी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। रिकॉर्डेड जितने भी भेजूंगा मैं, जो 10 मार्च में क्लास लिया हूं मैं, उसके रिकॉर्डेड जो भी भेजूंगा उसको भी देखना पड़ेगा। समझ आए यहां तक? कुछ पूछना है क्या बताइए, बताओ भाई, कुछ पूछना है क्या यहां तक? देख पा रहे हो कितने सारे चैप्टर लिखे मैंने, रीजनिंग के लिखे हैं पूरे चैप्टर से मैंने, और मैंने बता दिया कहां से लगभग कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कहां से लगभग। इधर से मैंने नहीं बताया है, 1-2 प्रश्न आपको यहां से मिलेगा, एक आध प्रश्न यहां से, इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है, एक तो यहां से मिलेगा ही। ये देखिए इधर से एक एक मिलता ही है, इधर से आपको एक एक मिलता ही है। इसके बाद ये वाले से 2-3 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है, और 2-3 प्रश्न यहां से आता है। समझ आया? ये पूरे रीजनिंग की बात हो गई। क्लियर हुआ यहां तक? एक पिक्चर बनी दिमाग में, क्या है, कितना सारा पढ़ना है, बताइए, बोलिए यहां तक समझ आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ते हैं, मैथ्स को देखते हैं, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। फिर आज का मेरा ये लेक्चर केवल ये इंट्रो जैसे ही रहता है, ताकि एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए कि कितना सारा पढ़ना है, क्या लेवल है, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में क्या क्या है। हाँ ठीक है ना सोनल शर्मा, ठीक है, बिल्कुल वो लाइव लूंगा मैं। जो टफ है वो तो लाइव लूंगा ही, जो आसान है, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, उनके रिकॉर्डेड दे दूंगा आपको मैं। जो थोड़े आसान है, जैसे कम इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये थोड़े आसान चैप्टर हैं, थोड़े कम इंपॉर्टेंट भी हैं, उनके मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही, जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही, जैसे मैं बता रहा था कि शुरुआत के 6 चैप्टर, ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, जहां पे केवल अप्रोच काम करेगा आपका, ये देखिए, ये देखिए शुरुआत के 6 चैप्टर जहां पे केवल अप्रोच काम करेगा। अप्रोच बना पाएंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिशा ज्ञान बहुत आसान है, रैंकिंग बहुत आसान है, ब्लड बहुत आसान है, घड़ी कैलेंडर, ये जो गणितीय संक्रियाएं बहुत आसान है, न्याय निगमन थोड़ा कंसेप्चुअल है, बहुत डाउट आता है बच्चों को। एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा चलाया था बच्चों को मैं, बहुत आसान समझे थे इसको, तो ये पढ़ाऊंगा ही। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो तो पढ़ाऊंगा ही, आसान चैप्टर जो हैं, आसान चैप्टर, उनका मैं आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा, तभी पूरा सिलेबस टाइम पे अच्छी तरीके से खत्म हो पाएगा। चलिए मैथ्स को देखिए, मैथ्स में क्या क्या है। गणित 2016 वाले एग्जाम में 32 से 35 प्रश्न के आसपास मैथ्स से भी पूछे गए थे। मैथ्स में क्या क्या है, कितना है, ये समझिए अब। चलिए देखेंगे मैथ्स में क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये 3 बेसिक चैप्टर्स डील करने होते हैं। पहला है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा है सरलीकरण, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा है भिन्न संख्या, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, इसका मतलब नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शनल नंबर। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, इसके अलावा शाम को भी टाइम दे पाएंगे सवेरे के साथ साथ, बताइए आप लोग? शाम को भी अगर समय देना होगा आगे चल के तो दे देंगे, सुबह शाम दोनों। काफी लोग तो इसमें ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को, मतलब एडमिशन ले चुके हैं। शाम को भी अगर समय देना होगा तो बताइए, शाम को भी साथ साथ में, अगर मॉर्निंग के साथ साथ शाम को भी अगर लाइव क्लास चाहेंगे तो मिल जाएगा, लाइव क्लास।
देखिए मैथ्स और रीजनिंग का ही तो खेल है। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा खेल नहीं करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं कि 1 से 2 बुक पढ़नी है अपन को। छत्तीसगढ़ का ट्रेंड कैसा रहा है आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में सीजीपीएससी का। तो छत्तीसगढ़ का ट्रेंड ऐसा रहा है कि छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चंस बनने हैं वो सबसे बनते हैं, जो नहीं बनने हैं वो किसी से नहीं बन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ खेल नहीं करेगा, खेल मैथ्स और रीजनिंग करेगा। 10 प्रश्न आपको ऐसे निकालने हैं मैथ्स और रीजनिंग के जो कोई बच्चा ना बना पाए, मतलब कि जो थोड़े अलग हों, जो गिने चुने बच्चे बनाए, वही 10 प्रश्न खेल करेंगे, वही 10 प्रश्न आपको अंदर बाहर करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग खेल करेगा। छत्तीसगढ़ में होगा क्या, छत्तीसगढ़ में 50 में से 30-35 प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि सभी बच्चों से बनेंगे, क्योंकि सभी बच्चे 1 बुक 2 बुक ऐसा रट के जाएंगे ही। अगर इंडियन जीएस भी होता ना, इंडियन जीएस भी होता तो खेल हो जाता, क्योंकि इंडियन जीएस का दायरा बहुत बड़ा है, उसका जो डायमेंशन है बहुत बड़ा है। जैसे पॉलिटी इतना सारा है पढ़ने को, जैसे हिस्ट्री इतना सारा पढ़ने को है, और पॉलिटी कंसेप्चुअल है, इकोनॉमी भी कंसेप्चुअल है। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। वहां पे जो बच्चे ज्यादा मेहनत किए उन्हीं से बनता जीएस, जहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता, कूट वाले प्रश्नों को लगाना होता। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के पिछले 2-3 सालों के पेपर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर, जो प्रश्न बन रहे हैं वो सबसे बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहे वो किसी से नहीं बन रहे हैं, वो पढ़ाने वाले से भी नहीं बन रहे हैं। जब वो पेपर आ जाता है फिर उसके मार्केट में सोर्सेस पता करते हैं लोग, ऐसा रिसर्च करते हैं, फिर जाके आंसर आता है उसका, और अगले बार पब्लिकेशन डिपार्टमेंट वाले उसको छाप देते हैं। जो बुक छापने वाले हैं, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जिन जिन कोचिंगों का है, वो फिर छाप देते हैं उसको अगले बार अपने बुक में, अपडेट करके नया बुक ले आते हैं। तो सीजीपीएससी का छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड रहा है वो देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में इसी प्रकार का रहा है। चलिए देखिए, देखते हैं फिर इसको। ये 3 चैप्टर बेसिक चैप्टर हैं, चलिए पहले देख लीजिए। आज पूरा इंट्रो में ही निकल जाएगा समय, क्योंकि इसके बिना थोड़ा मेरे को पढ़ाते बनता नहीं है, और बच्चों के सामने एक पिक्चर भी क्लियर नहीं हो पाती है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कम से कम उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितना है, क्या है। तो पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, तीसरा फ्रैक्शनल नंबर। 7 से 8 प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे, पिछले बार 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इतने नहीं, लेकिन 4 से 5 तो आपको इस बार भी दिखाई देंगे यहां से। पिछले बार लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, एडीआई के एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न इन 3 चैप्टर से पूछे गए थे। 4 से 5 तो कम से कम दिखाई देंगे ही आपको। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं अपन नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं, उन पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वी बॉड मास रूल पूरा डील करते हैं। वी बॉड मास रूल अलग अलग नंबर्स पे डील करते हैं। होल नंबर्स पे वी बॉड मास लगाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर पे वी बॉड मास लगाते हैं, इसके अलावा डेसिमल वाले नंबर्स पे वी बॉड मास लगाते हैं। एक क्वेश्चन वी बॉड मास का आता ही है। इसके अलावा इसमें यूनिट डिजिट पे काम करते हैं अपन, इसमें रिमाइंडर थ्योरम पे काम करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, देखो जैसे ये कोई नंबर लिख दिया, मैं टेस्ट पेपर दे रहे होंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे। ये कोई नंबर में लिख दिया, ये नंबर डिविजिबल है 72 से, तो आपको एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू बताना है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न एई में पूछा गया था। ये कोई 5 डिजिट का नंबर है, ये 3, 7 एंड 11 से डिविजिबल है, तो आपको ए और बी का वैल्यू बताना है यहाँ पे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार है। इस वैरायटी के प्रश्न आ रहे हैं। लैडर प्रॉब्लम पे प्रश्न आता है। लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम का प्रश्न आपने देखा होगा। लैडर प्रॉब्लम का ऐसा प्रश्न आया है पीएससी में, पिछले 2021 में एसीएफ में आया था, प्री में आया था। ये देखो इस प्रकार का प्रश्न आया है। इसका वैल्यू दे दिया 15/47, तो आपको ए बी सी का सेपरेट सेपरेट वैल्यू बताना है। और ऑप्शन से चेक करने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि आपसे ए बी सी का सेपरेट सेपरेट वैल्यू ना पूछ के वो ए प्लस बी प्लस सी पूछ लेता है। लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ऐसे प्रश्न आपको जनरली एग्जाम में मिलेंगे, बुक में नहीं मिलेंगे। पीएससी
21 का पेपर को देखना, एसीएफ का पेपर को देखना, उसमें ऐसे वैरायटी के प्रश्न मिलेंगे। लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं। जनरली अपन क्या पढ़े हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अपन संख्याएं लेकर के ये वैल्यू फाइंड किए हैं, लेकिन पीएससी ने 2021 में और एसीएफ में क्या पूछा, यहाँ पे अननोन कर दिया, ये डेटा दे करके आपसे एबीसी का सेपरेट वैल्यू पूछा। समझ आ रहा है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है पीएससी ने, क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है। बहुत सारे वैरायटी के प्रश्न मिलेंगे आपको, और भी बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। 2 डिजिट्स के नंबर पे प्रश्न आते हैं, 2 डिजिट्स के नंबर पे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो सेपरेट छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, स्टेटमेंट वाले। तो इन तीनों चैप्टर से मिला करके बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तभी तो मैं बोल रहा कि 4 से 5 प्रश्न कम से कम आएंगे यहां से। तो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं जो आपका बेस बनाते हैं, इसी में आप एल्जेब्रिक फॉर्मूले पूरे डील करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आप सिंप्लीफिकेशन में कवर करते हैं। सीरीज वाले प्रश्न आते हैं ऐसे, ये देखो, जैसे 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ये जा रहा है 1/156 तक। इसको सॉल्व करो। सीरीज वाले प्रश्न भी आपको यहीं पे दिखाई देंगे, सिंप्लीफिकेशन में ही। तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसीलिए कम से कम 4 से 5 बोल रहा हूं, यहां से आएंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। पिछले बार तो 7 से 8 प्रश्न पूछा था, मैं तो 4 से 5 ही बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं ना छोटे छोटे, जो कि बहुत समय लेते हैं और इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ये वाले क्वेश्चन सीरीज वाले करते हैं आप। लैडर प्रॉब्लम को सीखेंगे, बीजगणितीय सूत्र, एल्जेब्रिक फॉर्मूले पूरे कवर करेंगे, करीबन 10-11 फॉर्मूले कवर करने हैं आपको। वी बॉड मास सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ेंगे। बहुत सारा पढ़ने को है, बहुत सारा। तो शुरू के 3 चैप्टर हैं, इसके बाद ये 2 और बेसिक चैप्टर हैं, एक है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आता है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आता है, रैशनलाइजेशन परिमेयकरण बोलते हैं जिसको, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। इस वैरायटी का क्वेश्चन एक ट्रेंड में चलता है आजकल, ये देखो बहुत पूछता है इस वैरायटी का प्रश्न को। जैसे यहां पे लिख दिया इस प्रकार से, ये देखो, ये बहुत वैरायटी, ये अलग वैरायटी का है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये प्रश्न। इसको पूछ रहा है, लेंथ को बढ़ा दे रहा है, इसका लेंथ को बढ़ा करके पूछ रहा है। लेकिन इसके बाद घातांक और करनी, इंडाइसेस और सर्ड्स, घातांक और करनी, इंडाइसेस एंड सर्ड्स, इंडाइसेस एंड सर्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। घातांक और करनी का 2021 में एक ऐसा प्रश्न आया था, 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर माइनस z, ये गिवन है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा था। ये देखो 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहां से भी प्रश्न सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसा प्रश्न आपने इस साल देखा होगा, इनमें आपको बताना होता है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, आरोही असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो ये 5 चैप्टर शुरुआत के बेसिक चैप्टर हैं, देख सकते हैं आप। ये 5 जो चैप्टर है ना, ये शुरुआत के बेसिक चैप्टर हैं, 3 ये और 2 ये बेसिक चैप्टर हैं जो आपका बेस बनाएंगे। इसके बाद चालू हो जाते हैं आपके कंसेप्चुअल चैप्टर, इसके बाद कंसेप्चुअल चैप्टर चालू होते हैं। औसत, एवरेज, इसी को माध्य, मीन भी बोल देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, इसी से लिंक होता है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरे कंसेप्चुअल चैप्टर हैं ये, नोट करेंगे यहां तक। इधर से तो लगातार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। औसत मतलब उसी को माध्य, एवरेज को ही मीन बोल देते हैं। यहीं पे माध्यिका, मीडियन का भी कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बार प्री में मीडियन को भी पूछ दिया था। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब तो जानते ही होंगे। प्रॉफिट लॉस में ही आपको एमआरपी और डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, एमआरपी और डिस्काउंट इसी में कवर करेंगे अपन, मतलब अंकित मूल्य और छूट,
सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद और चैप्टर्स देखेंगे आप, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रपोर्शन, मिश्रण एलिगेशन बोलते हैं, साझा पार्टनरशिप, तीनों एक ही है मान के चलिए, तीनों का बेस एक ही है। एसीएफ में साझा से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, सीजीपीएससी मेंस 2022 में मिश्रण का 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएंगे। वनडे एग्जाम में पार्टनरशिप से बहुत प्रश्न पूछता है पीएससी, पार्टनरशिप से शानदार प्रश्न पूछता है। और तो तीनों का बेस एक ही रहेगा, एप्लीकेशन अनुपात का ही है, रेशियो का ही एप्लीकेशन है पूरा वो। अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझा। और आगे बढ़े तो देखिए ये 3 चैप्टर, चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एप्लीकेशन है। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, नाव धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम, ये तीनों भी एक ही मान के चलिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एप्लीकेशन है ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। यहां से वनडे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यहां से भी आते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 2 और चैप्टर, समय और काम, टाइम एंड वर्क, इसी का एप्लीकेशन है पाइप और टंकी, पाइप एंड टैंक। समय और काम, टाइम एंड वर्क, इसी का ही एप्लीकेशन पाइप और टंकी है, दोनों का सेम ही एप्लीकेशन है, दोनों में काम सेम ही करना है। यहां पे व्यक्ति काम करेंगे, यहां पे पाइप जो है वो टंकी को भरेगी, टंकी को भरेगी, वो पाइप मतलब नल, टंकी को भरेंगे। इसके बाद एक है आपका लस और मस, लस और मस, एलसीएम एंड एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम के पूरे एप्लीकेशन, ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न बनते हैं यहां से, बेल बजने वाले प्रश्न बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले प्रश्न बनते हैं, सर्कुलर पाथ पे ऐसे 3-4 लोग दौड़ रहे हैं वो प्रश्न बनते हैं, फ्लोर में टाइल्स बिछाने वाले प्रश्न बनते हैं, ये एचसीएफ का एप्लीकेशन है। तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे यहां से। आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये 20 चैप्टर तो ये हो गए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो 20 चैप्टर हो गए, देख सकते हैं आप। ये यहां से मैंने स्टार्ट किया था, शुरुआत के 3 बेसिक चैप्टर, उसके बाद ये 2 भी बेसिक ही हैं। यहां से पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर्स का लाइन लगेगा आपके सामने, ये पूरे कंसेप्चुअल चैप्टर्स ही हैं। इसके बाद मैं लिखता हूं ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, इसका अलग से शनिवार रविवार को क्लास चलता है। जैसे पुराने बैच में अभी तक 3 घंटे का क्लास लिया हूं बस इसका, तो ये शनिवार रविवार को 3-3 घंटे का क्लास चलता है मेरा इसका। ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति का मतलब हो जाएगा मेंसुरेशन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है देखा जाए तो, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे ज्यामिति में अपन फिगर्स के प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, समझ आ रहा है, उनके रिलेशंस पे काम करते हैं, जबकि मेंसुरेशन में फिगर्स के एरिया, उनके पेरीमीटर, उनके वॉल्यूम, ये सबको फाइंड करते हैं। तो यहां आकृतियों की जो गुणधर्म है, जो संबंध है, समझ आ रहा है एक दूसरे से, वो सबको अपन सीखते हैं। और यहाँ पे उन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल, उन्हीं आकृतियों का आयतन, उन्हीं आकृतियों का परिमाप, ये सब निकालते हैं। तो दोनों को मिक्स ही लेके चल रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। सबसे पहले अलग अलग प्रकार की रेखाएं, पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के एंगल, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, समझ आ रहा है, प्रतिवर्ती कोण, एकांतर अंतः कोण, ऐसे बहुत सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ेंगे। इसके अलावा देखेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, बहुत सारे एंगल्स हैं, सह अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, समझ आ रहा है।
तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स पढ़ेंगे अपन। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं, सब पढ़ेंगे इसमें। 2D फिगर्स, 2D आकृतियां पूरी पढ़ेंगे। 2D फिगर्स, 2D फिगर्स में क्या क्या आ जाएगा? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये तीनों आ जाएंगे। 3D फिगर्स, 3D आकृतियां, 3D आकृतियां, इसमें क्या क्या आ जाएगा? घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसमें आ जाएगा बेलन मतलब सिलेंडर, इसमें आ जाएगा शंकु मतलब कोन, इसमें आ जाएगा गोला मतलब स्फेयर। 3D फिगर्स में क्यूब एंड क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर, कोन और स्फेयर आएगा। क्या डिफरेंस होता है 2D और 3D में? पता होगा आप लोग को डिफरेंस क्या होता है 2D और 3D में। 2D का मतलब जिसमें दो ही डायमेंशंस होते हैं, x और y, ऐसा सीखे होंगे। x का मतलब ये पूरा ही क्या होता है x, और y का मतलब ये पूरा क्या होता है y। तो 2D का मतलब जिसमें दो ही डायमेंशंस होंगे x और y। तो 2D का मतलब जिसमें दो ही डायमेंशंस x और y, दो ही डायमेंशंस x और y। तो 2D का मतलब ये पूरा पूरा x है, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी y, इधर भी y। और 3D का मतलब जिसमें तीन डायमेंशन होंगे, तीन डायमेंशन। तीन डायमेंशन कैसे? तो 3D का मतलब जिसमें तीन डायमेंशन x, y और z। z एक्चुअल में बाहर की ओर ऐसा आता है या अंदर की ओर ऐसा घुसता है। जैसे x इधर भी है, इधर भी, y ऊपर भी, नीचे भी, वैसे ही z बाहर की ओर ऐसा निकलेगा या अंदर की ओर ऐसा घुसेगा। अब उसको बाहर की ओर ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट अपन ऐसा करते हैं। एक्चुअल में वो जेड कहां है? बाहर की ओर या ऐसे अंदर की ओर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल में दो ही डायमेंशंस हैं, एक्स और वाई, देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हैं। तो दो ही डायमेंशन में पूरा का पूरा ये सर्कल खत्म हो जा रहा है। देखिए दो ही डायमेंशन में पूरा का पूरा ये सर्कल खत्म हो जा रहा है, दो ही डायमेंशन में। जबकि आप थोड़ा इमेजिन करना कि इस सर्कल के ऊपर आप बहुत सारे सर्कल ऐसे रख दो, थोड़ा इमेजिन करो, इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल ऐसे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, एक छल्ली बना दो सर्कल का। इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल ऐसे रखते जाओ रखते जाओ, तो एक छल्ली बन जाएगा सर्कल का। तो जो बाहर की ओर डायमेंशन निकला, उसी डायमेंशन को मैं जेड डायमेंशन बोल रहा हूं, सिलेंडर बन जाएगा। जैसे एक ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसके ऊपर बहुत सारे चतुर्भुज आप रखो, बहुत सारे चतुर्भुज आप रखोगे तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकलेगा, उसी डायमेंशन को मैं क्या बोल रहा हूं? जेड डायमेंशन। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ये बैटरी है, देखो सामने एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सामने एक सर्कल है, बैटरी के सामने एक सर्कल है, ये देखिए सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल रखा, तो ये वाला जो डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन को मैं क्या बोल रहा हूं? जेड डायमेंशन। ऐसे देखने में एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो एक्सटेंड हुआ है ना, ये इसी को मैं जेड डायमेंशन बोल रहा हूं। जैसे ये फोन को आप देखेंगे तो सामने से क्या दिखाई देगा आपको? तो सामने से आपको दिखाई दे रहा है क्या? चतुर्भुज। फोन को देखेंगे तो सामने से चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये जो एक्सपेंशन है ना, ये इसी को मैं जेड डायमेंशन बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? तो ये सब पढ़ेंगे अपन, ये सब पूरा पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, पूरा हो जाएगा कवर, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ कवर होगा और शानदार तरीके से होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, शानदार तरीके से पूरा कवर करेंगे इसको। तो 3D फिगर्स में आपको पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, ये 3D आकृतियों में कवर करेंगे। इसके बाद और क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझना, और क्या क्या है इसमें? त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता जो बचपन में आप पढ़े होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, उसको डील करना है। सर्वांगसमता समरूपता जो पढ़े होंगे वही। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, प्रमेय, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करने हैं, ट्रायंगल को लेकर के, क्वाड्रिलेटरल को लेकर के, सर्कल को लेकर के। इसके अलावा लास्ट में कुछ विविध प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इतना पढ़ना है आपको, इतना इतना आपको पढ़ना है ज्यामिति और क्षेत्रमिति में। देख सकते हैं रेखा और कोण, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, उसके बाद त्रिभुजों की समरूपता मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स,
इतना होगा ज्यामिति और क्षेत्रमिति मिला करके। तो यहां से भी पिछले 2-3 वर्षों में आपने देखा होगा, 2020 से ही आप देखिए 2024 तक के पेपर को, ज्योमेट्री और जो मेंसुलेशन का सेक्शन है इससे 7-7, 8-8 प्रश्न पूछे हैं पीएससी ने सीसेट के पेपर में, 7-7, 8-8 प्रश्न तक आए हैं। तो इधर से भी प्रश्न बहुत बढ़ गए हैं आजकल। तो 4-5 प्रश्न तो कम से कम मान के चलिए कि आपको ये पूरे सेक्शन से दिखाई देंगे, 4-5 प्रश्न। और बच्चों से बनता नहीं है क्योंकि बच्चे छोड़ चुके हैं ये सब पढ़ना। तो मैं पूरा एक एक पॉइंट समझाऊंगा, फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं वो तक पढ़ाऊंगा आपको। ऐसा रटेंगे नहीं, फॉर्मूले अपन रटेंगे नहीं, पूरा एक एक पॉइंट को समझेंगे कौन सा फॉर्मूला कैसे बन रहा है। लास्ट में आता है आपका एक और सेक्शन डीआई, इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या हिंदी में इसको आंकड़ों की व्याख्या बोलते हैं, आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या में क्या करना है आपको, ये देखिए आंकड़ों की व्याख्या, इसमें क्या क्या सेक्शन कवर करना है। पहला है पाई चार्ट, इंग्लिश में भी पाई चार्ट ही बोलते हैं। पाई चार्ट का मतलब क्या, सर्कल को ऐसा सेक्टर में कट करो और डेटा को रिप्रेजेंट करो। डीआई का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका क्या है, सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करो। जैसे ये फूड पे मेरे एक्सपेंडिचर को बता रहा है, ये एजुकेशन पे मेरे एक्सपेंडिचर को बता रहा है, ये मान लो इंटरटेनमेंट में बता रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन पे बता रहा है, ये रेंट पे बता रहा है। तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग मदों पर खर्च को बता रहा है। तो यहां पे डिग्री में डेटा को शो कर सकता है, या तो डिग्री में या तो परसेंटेज में। तो डिग्री में या परसेंटेज में डेटा शो होता है। दूसरा आएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ इंग्लिश में बार ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दंड आलेख। दंड आलेख, दंड आलेख में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से दंड आलेख बना करके डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा एक्स और वाई एक्सिस पे दंड आलेख, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ये बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में आयत चित्र, हिस्टोग्राफ भी पढ़ते हैं अपन, इसी में हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ में क्या हो जाता है, हिस्टोग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है यहां पे रेंज में डेटा दिया होता है, अंतराल में, यहां पे अंतराल में डेटा दिया होता है, रेंज में, हिस्टोग्राफ बोलते हैं। इसी का एप्लीकेशन है वो बार ग्राफ का। तीसरा होता है लेखा चित्र। लेखा चित्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन ग्राफ, इंग्लिश में इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से लाइन ग्राफ बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट आता है सारणियन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन, सारणियन। सारणियन में क्या होता है, एक सारणी बना करके, जब डेटा बहुत ज्यादा मेरे को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 3 बच्चे हैं, इनका हिंदी का नंबर, इंग्लिश का नंबर, मैथ्स का नंबर, साइंस का नंबर मेरे को बताना है, तो बहुत ज्यादा डेटा अगर है तो वहां पे सारणियन का यूज करना होता है, टेबुलेशन का। ये 4 सेक्शन कवर करने हैं, 4 से 5 प्रश्न इधर से भी पकड़ के चलिए कम से कम। 2016, 17, 18 का दौर ऐसा था कि पीएससी डीआई से 18, 20 प्रश्न पूछता था डीआई से, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब पीएससी ने ट्रेंड को चेंज किया है, अब एक डीआई देगा तो वहां से 1 से 2 ही प्रश्न पूछता है। तो 4 से 5 प्रश्न का सेक्शन ये है, आसान है बहुत, ये बहुत आराम से डील कर लेंगे। ये हो गया डीआई। एक और चैप्टर बचता है क्रमचय और संचय, थोड़ा सा जानकारी दूंगा, कभी कभार यहां से प्रश्न आए हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रायिकता, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और साथ में प्रायिकता, क्रमचय, संचय और प्रोबेबिलिटी, क्रमचय और संचय साथ में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ही तो आपसे प्रायिकता बनेगा, पूरा पूरा संचय पे ही तो बेस्ड होता है प्रायिकता। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पे ही पूरा पूरा प्रायिकता चलता है। तो पीएससी ने कभी कभार यहां से प्रश्न पूछे हैं, बेसिक प्रश्न पूछे हैं। वो 11th 12th का प्रायिकता नहीं पढ़ना है आपको, 11th 12th के लेवल का प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, 9th का 10th का स्तर का प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है।
इतना मैथ्स में पढ़ना है, देख सकते हैं। लगभग 30 चैप्टर रीजनिंग के हैं और लगभग 30 चैप्टर मैथ्स के हैं। ये आसान है। रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, जैसे आकृतियों को लेकर के जो मैंने बताया कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो कंप्लीशन ऑफ फिगर, समझ आ रहा है, वो रिलेशन ऑफ फिगर्स, वो सब जो चैप्टर्स हैं 1 घंटे में 4-4, 5-5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 1 घंटे में बोल रहा हूं। इसके अलावा जैसे रैंकिंग हो गया, ये भी छोटा चैप्टर है, वेन डायग्राम हो गया, डाइस हो गया, तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि 30 चैप्टर कैसे खत्म होंगे सर। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो केवल फॉर्मेलिटीज हैं, खाना पूर्ति हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होंगे। मैथ्स में थोड़ा समय लगता है, मैथ्स के चैप्टर्स में थोड़ा समय लगेगा। जैसे डीआई की क्लास हो गई, जैसे बात करूं मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाली क्लास हो गई, ये सब क्लासेस में एक्स्ट्रा में लेता हूं। 3-3 घंटे हर वीक चलती है ये, शनिवार रविवार को, जनरली शनिवार रविवार को या केवल रविवार को, ऐसा ये 3-3 घंटे चलती ही हैं। तो ये सेपरेट मेरा सेक्शन खत्म होता है ये शनिवार रविवार को। तो ये जो ज्योमेट्री का सेक्शन है और साथ में ये जो डीआई का सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन देखना आपका शनिवार रविवार को ऐसे खत्म होता है। तो सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं टाइम पे, उसका चिंता मत करिए, सिलेबस खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकिन आप लोग को मारना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये हुआ कि थोड़ा ज्यादा समय अगर मैं मांगूंगा तो आपको देना पड़ेगा। देखो ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, लैंग्वेज आप इंग्लिश ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, मेरे को पता है। इंग्लिश का रिस्पॉन्स में देख ही रहा हूं बच्चों को कि 2-3 प्रश्न आने हैं, बनना होता है तो बन जाएगा, और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में पढ़ नहीं रहे हैं। हिंदी छत्तीसगढ़ी कंप्यूटर बचता है, देखा जाए तो कंप्यूटर में भी सामान्य जानकारी की आवश्यकता है। तो बचा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग को ही दम लगा के पूरा पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ तो आपका एक साइड से चलता ही होगा, उसको तो बुक उठा के पढ़ना है। मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। तो प्रैक्टिस मेरे साथ ही करना, मैं बोल रहा हूं। मैं अगर 4-5 घंटा भी बोलूं, जैसे शाम वाले बैच की बात करूं तो शाम वाले बैच और सुबेरे वाले बैच दोनों शाम को 3:30 बजे से लगातार 8:30 बजे तक मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। सोचो, शाम 3:30 बजे से लगातार 8:30 बजे तक ऐसा चल रहा है उनका। उनका शेड्यूल बनाया हूं मैं, कल से ही चालू हुआ है। 3:30 बजे से 8:30 बजे तक चलता है उनका, लगातार मैथ्स और रीजनिंग चल रहा है उनका। इसमें से एक बैच ऐसा है जो 6:30-7 बजे फ्री हो जाता है और एक बैच 8:30 तक लगातार चलेगा। तो मेहनत करने को तैयार हैं। आराम से मैं डील करता हूं, कहीं पैसा मैं हड़बड़ी करता नहीं हूं, एकदम आराम से मैं चलता हूं। तो जितना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसको प्रैक्टिस करिए। आप घर में बैठ के मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ करिए प्रैक्टिस। इससे होगा क्या, एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस होगा आपका। घर में बैठ के कुछ भी उटपटांग चीजों को उठाएंगे, बनाएंगे, जो एग्जाम से ज्यादा रिलेटेड है नहीं, तो फिर कोई मतलब होगा नहीं। तो मेरे साथ जितना मैं समय मांगूंगा आपको समय देना पड़ेगा। समय अगर देने को तैयार हैं तो सिलेबस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से खत्म होगा, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा आपको, एकदम तय बोल रहा हूं मैं। प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मिल जाएगा, क्लास नोट्स बनाते चलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस में भेजूंगा, उसको भी देख के क्लास नोट्स आप बनाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस जितने दूंगा मैं आपको साथ साथ में, उनको भी देख के क्लास नोट्स बनाएंगे, उनके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे आप। इतना काम आपको करना होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स और रीजनिंग में संचार और पारस्परिक कौशल को भी पढ़ाऊंगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी डील कराऊंगा मैं। यहां तक समझ आई बात पूरी? एक पूरा ओवरव्यू समझ आया? डीएमपीएस का क्वेश्चन कैसा बनता है, जो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने लिखा है ना, डीएमपीएस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएमपीएस बोलते हैं इसको। इसका क्वेश्चन कैसा बनता है डीएमपीएस का? डीएमपीएस में होता क्या है कि एक कंडीशन आपको दे देगा कि आप किसी जिले के डीएम हैं, कलेक्टर हैं, किसी जिले के डीएम कलेक्टर, अब यूपी साइड डीएम बोलते हैं, अपन कलेक्टर बोलते हैं, एक ही चीज है दोनों। तो आप किसी जिले के डीएम हैं मतलब कलेक्टर हैं। अलग अलग राज्य में डीएम बोल देते हैं, कहीं कहीं पे कलेक्टर बोलते हैं, अपन जैसे कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं अपन। तो आप किसी जिले के डीएम या कलेक्टर हैं, आपके जिले के कुछ क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, आप तत्काल क्या कार्यवाही करेंगे? आप किसी जिले के डीएम हैं, आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, आप क्या कार्यवाही करेंगे?
आप किसी स्कूल के निरीक्षण में गए हैं और आपने देखा कि जो मध्याह्न भोजन का जो योजना है वो अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो रहा है, आप क्या कार्यवाही करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा समझना होगा कि बाढ़ वाली स्थिति में तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता है। कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कोई बैठक नहीं बुलाएंगे, तत्काल एक्शन लेंगे। आप फोर्सेस भेजेंगे, लोगों को शिफ्ट करेंगे, राहत सामग्री भेजेंगे। घूस वाले मामले में कमेटी बैठा के आप उसकी जांच कराएंगे, क्या वाकई में ये हुआ है, अगर हुआ है तो विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे आप। समझ आ रहा है? ऐसे सोचना होता है। तो आसान क्वेश्चन ही रहते हैं, कुछ खास नहीं है, ये आसान क्वेश्चन ही रहते हैं। एक दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि ये तो नहीं करता, ये भी नहीं करता मैं। तो ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% इंटरव्यू इसी पे चलता है। मेरा पीएससी का 2 बार जो इंटरव्यू हुआ है, पीएससी राज्य सेवा परीक्षा का, वहां पे 50% इंटरव्यू इसी पे चल रहा था कि आप बीसीसीआई के अध्यक्ष होते तो क्या भारत पाकिस्तान का मैच कराते? अभी सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? आप अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष होते, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो होता है उसकी बात कर रहा हूं, बीसीसीआई, भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, अगर आप उसके अध्यक्ष होते तो क्या आप मैच कराते भारत और पाकिस्तान का? तब से बैन ही लगा था भारत और पाकिस्तान के मैच में। भारत नहीं आ रही है पाकिस्तान, ना पाकिस्तान भारत जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, डीएमपीएस बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन आते भी है यहां से तो बन जाएंगे। आपको समझना ये होगा कि कहां पे तुरंत कार्यवाही करें, कहां पे थोड़ा विलंब कर सकते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ा दूंगा। संचार वाला सेक्शन थोड़ा अलग है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, संचार और पारस्परिक कौशल। यहां से तो 4-5 प्रश्न कम से कम दिखेंगे ही आपको। ये वाले में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है? इंजीनियरिंग किए होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे ना यार, कम्युनिकेशन तो इंजीनियरिंग में पहले सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ता है, तो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे। इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फीडबैक क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब पढ़े होंगे, वही सब आता है। इंग्लिश के टर्म्स देखना, इसमें हिंदी मीडियम वालों को भी बोल रहा हूं, इसमें इंग्लिश के टर्म्स देखना। इंग्लिश के टर्म्स आपको आसान लगेंगे। संप्रेषण बोलोगे तो टफ लगता है, संचार बोलोगे तो आसान नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन बोलोगे तो आसान लगेगा आपको, संचार टफ लगेगा, कम्युनिकेशन बोलोगे तो आसान लगेगा, पारस्परिक कौशल टफ लगेगा, इंटरपर्सनल स्किल बोलोगे तो आसान लगेगा। तो वैसे ही थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म्स को देखेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। ये इतना सेक्शन है, पढ़ सकते हैं रंजना, उसको पढ़ सकते हैं सेट के बुक से आप कम्युनिकेशन को। क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, पीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या और भी क्वेश्चंस हैं उनको लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो कल से स्टार्ट करेंगे फिर पहला चैप्टर अपन पढ़ना, रीजनिंग 1 घंटे, मैथ्स 1 घंटे। रिकॉर्डेड वीडियोस आज ही से मैं डलवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आज ही से कुछ एक फोल्डर बनवा के मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डलवाऊंगा, उनको भी देखते चलेंगे। एक फोल्डर रहेगा, उसमें ऐसे टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। डाउट रहेगा तो क्लास में डिस्कस भी करूंगा, और लाइव क्लास तो डेली आपका 2 घंटे चलेगा ही। इतना काम करना ही पड़ेगा अपन को, तभी हो पाएगा सिलेबस टाइम पे। तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी डलवाऊंगा, उनको देखना है आपको। चलिए फिर मिलते हैं अपन कल 8:30 बजे सुबेरे। रिकॉर्डेड वीडियोस का फोल्डर एक बनवाऊंगा मैं, उसमें कुछ वीडियोस डलवाऊंगा। कंप्यूटर के लिए एक जनरल बुक कोई भी ले लीजिए, सोनल, कंप्यूटर के लिए एक जनरल बुक कोई भी ले लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, परीक्षा मंथन पढ़ लीजिए। एक जनरल बुक कोई भी लूसेंट का या परीक्षा मंथन, इस प्रकार की बुक्स मार्केट में आती है, उनको पढ़ के खत्म करिए। कंप्यूटर का बहुत ज्यादा ऐसे परेशान नहीं होना है। करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कंप्यूटर के करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर के ये आ सकते हैं। आपको सामान्य जानकारियां तो पढ़नी है कंप्यूटर को लेकर के, करंट अफेयर से भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी सामान्य जानकारी तो आपको पढ़नी ही है। तो लूसेंट हो गया, परीक्षा मंथन, कोई भी, या किसी पब्लिकेशन, किसी कोचिंग की कोई पब्लिकेशन की बुक आई होगी कंप्यूटर की, वो उठा के पढ़ लीजिए। कंप्यूटर बहुत टफ पीएससी आज तक नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा है। चिप किस चीज का बना होता है, इनमें से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, यही सब पूछा है, उसके लिए परेशान मत होइए। चलिए फिर यहां तक समझ आया होगा। ये पूरा मैंने बातचीत ही किया है आज, एक पिक्चर आपके दिमाग में डाली है कि क्या है पूरा सिलेबस, किस प्रकार तैयार करना है आपको।
एक ओवरव्यू मैंने दिया है रीजनिंग के चैप्टर, पहली बार बच्चे सुनते हैं, जैसे एनालॉजी बच्चे सुने ही नहीं होते हैं, क्लासिफिकेशन, तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्वेश्चन किस वेराइटी के आएंगे यहां से, ताकि आपको समझ में तो आए कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। आराम से कर लेंगे, आसान है, पढ़े लिखे हैं आप लोग, ऑलरेडी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा एक वे में, एक मैनर में पढ़ाई करनी है आपको, मतलब हर एक चैप्टर को डील करना है, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है आपको, कोई कमी नहीं छोड़नी है। बहुत बड़ा पद है, मिल गया तो ये पूरा जीवन सवर जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर इतना बड़ा पोस्ट है ये। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा मेहनत नहीं करवा रहा है ये, मेहनत है, मेहनत तो करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत सारे हैं और सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत हैं। मेहनत इस सेंस में करनी है, मेहनत इस सेंस में नहीं करनी है कि मुख्य परीक्षा में 7 पेपर है, किसी में बाहर हुआ तो बाहर हो जाऊंगा, प्री में 2 पेपर, ये सब नहीं करना, इंटरव्यू 100 नंबर का ये सब नहीं है, एक पेपर 300 का और 30 का इंटरव्यू, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, शानदार तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन ले लेंगे आप लोग। चलिए मिलूंगा मैं फिर आप लोग से कल 8:30 बजे। चलिए धन्यवाद।